नमस्कार दोस्तों, आज हम एक 20वीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी खास घटना के बारे में बात करेंगे। वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो अपने हिस्ट्री में अपना ही एक रोल है और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी इसका रोल है। और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए आपको ये फर्स्ट 20वीं शताब्दी का यानी 20th सेंचुरी की आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, खासकर इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस का जो बेस है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जुड़ा हुआ है, या 20th सेंचुरी के जो कई सारे हिस्टोरिकल मूवमेंट हुए थे उसमें जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है। इसके जो एस्पेक्ट हैं या इसके जो फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं और एक एक फैक्टर्स को समझने के लिए आपको कई घंटे उसमें स्टडी करनी पड़ेगी या समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक शॉर्ट में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें इतने सारे नाम आते हैं, इतने सारे इसमें क्राइसिस हैं, इतने सारे इसके बैकग्राउंड्स हैं, इतने सारे इसमें कन्फ्लिक्ट्स हैं कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। पहला, अगर आपको ये पता हो कि वर्ल्ड इस समय जो था 1914, लगभग आज से लगभग 100 साल पहले जो है विश्व पूरी तरीके से इतना डेवलप नहीं था जितना आज डेवलप है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की वर्ल्ड में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें लोग एक दूसरे पे भरोसा कर सके। वहाँ पे सिर्फ अंधा राज चलता था, ये एनार्की थी। एनार्की का मतलब क्या है? जिसके पास जितनी ज़्यादा शक्ति है वो उतनी शक्ति गेन कर सकता है। और ये सिद्धांत बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि हर देश ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। इसलिए वो बिना किसी हिचक के, बिना कोई मॉरलिटी के वो हर देशों पे रूल करते थे, वहाँ के लोगों को मारते थे, एक दूसरे पे कोई भरोसा नहीं करता था। आज हम यूरोप को देखते हैं, बहुत शांति प्रिय देश है, बहुत अच्छे लग्जरी लाइफ जीते, लेकिन यही वो लोग थे जो एक तरह से दूसरे विश्व को ये बैरबेरिक कहते थे, लेकिन इन्होंने बैरबेरिक यानी जो बर्बरता की पूरी हद पार कर चुके थे। चाहे आप देखो कि भारत में पूरा इनका एक इतिहास कट्ठा चिट्ठा पूरा है। हम पढ़ते हैं जब मॉडर्न इंडिया, तो किस तरीके से हम देखते हैं कि कितना इन्होंने बर्बर तरीके से किसानों पे या भारतीयों पे उन्होंने जुल्म करा। इसी तरीके से अफ्रीका ले लीजिए, इसी तरीके से आप एशिया के जो दूसरे देश हैं उन भागों में, चाहे इंडो चाइना है, वहाँ पे फ्रेंच ने किस तरीके से रूल करा, या आप अफ्रीका ले लीजिए, किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने स्लेव ट्रेड करवाया, किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के जो नस्लीय भेदभाव थे, ये सब कुछ इन्होंने ही किया था। वो यूरोप थे और यही यूरोप था जो कि विश्व में आज शांति की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका नियत आज भी 100 सालों में हम कोई बदल नहीं सकते हैं। हालांकि 2 विश्व युद्ध देख चुके हैं हम, लेकिन फिर भी आज भी किसी भी देश पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और आज भी मानव का स्वभाव वही है, हिंसा, कंपटीशन, एक दूसरे के साम्राज्य पे नज़र। और आज भी हम शांति से नहीं बैठे हैं। आज भी हम युद्ध के बारे में, क्षेत्र के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन पे कब्जा के बारे में, अपनी संसाधनों पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने के बारे में आज भी नए जो विश्व हैं वो लगे पड़े हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण था प्रथम विश्व युद्ध का वो यही था कि सारी की सारी यूरोपियन पावर लगभग, जिसमें ब्रिटेन सबसे बड़ा इसमें खिलाड़ी था, जिसने पूरे लगभग आधे से ज़्यादा विश्व पे अपना कंट्रोल कर रखा था, जिसको आज हम कॉमनवेल्थ देश कहते हैं, वो कभी ना कभी सारे ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट थे। इस तरीके से फ्रांस के बहुत सारे उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी, पोर्तुगीज़ की कॉलोनीज थी, जर्मन की कॉलोनीज थी। हालांकि जर्मन की कॉलोनीज कम थी, डेनमार्क, पोर्तुगीज सबकी लगभग कहीं ना कहीं कॉलोनीज थी, जिसकी वजह से ये आपस में कंपटीशन करते थे। हमने देखा कि किस तरीके से हर देश के कोई ना कोई एक दुश्मन थे, हर देश एक दूसरे का दुश्मन था। किसकी वजह से? कॉलोनीज की वजह से। एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इनकी कॉन्फ्लिक्ट जो है लगातार चलती रहती थी। जैसे कि हमें पता है कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की भी बहुत बड़ी दुश्मनी थी, लेकिन जर्मनी और फ्रांस की बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। इटली और फ्रांस की दुश्मनी थी, जर्मन और रशिया की दुश्मनी थी। हालांकि मैंने ये जो अभी का जो मैप है, ये 1914 का मैप नहीं है, ये अभी का मैप है और ये एक रफली मैप है। इसको आप एज इट मत मान लीजिएगा, इसमें कई गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं एक रफली आपको समझाने के माध्यम से, ये अभी करंट का मैप है, तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि हर देश एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ था और आज भी लगभग वैसे ही है। कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता इंटरनेशनल रिलेशंस पे, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें अपना स्वार्थ दिखता है, कहीं ना कहीं हमें शक्ति संतुलन करने की जब बात आती है, जब कहीं ना कहीं हम अपने सुरक्षा करना चाहते हैं, तब हम आपस में मित्र बन जाते हैं। तो यही यूरोप का हाल था। हालांकि सब एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन 1914 में जब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात आती है, तब कहीं ना कहीं ये मित्र बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी अफ्रीका में मोरक्को के विवाद पर
मोरक्को एक अफ्रीका में एक क्षेत्र है, वहां पर फ्रांस ने उस पर कंट्रोल कर लिया, ब्रिटेन ने उसका साथ दिया। अब ब्रिटेन ने इसको ऐसे ही तो साथ नहीं दिया, तो ब्रिटेन ने जब साथ दिया, जर्मनी इससे नाराज हो गया। यानी मोरक्को के विवाद पे फ्रांस को जो है मोरक्को पे अपना अधिकार मिल गया। यही इसी वजह से जो इसके बाद फ्रांस को भी तोहफा देना था, तो वो तोहफा क्या था कि यूनाइटेड किंगडम को उन्होंने मिस्र दे दिया। मिस्र का मतलब क्या कि मिस्र के मामले पर यूके का यानी ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल हो गया, और फ्रांस उस पर चुप्पी साधता था कि वो कोई विरोध ना करे। यानी अगर मोरक्को आपको मिल रहा है तो आप ब्रिटेन उस पर कोई विरोध नहीं कर रहा था। जब मिस्र ब्रिटेन को मिला तो उस पर फ्रांस कोई आपत्ति नहीं जता रहा था। हालांकि जर्मनी इससे कई ज्यादा नाराज हो गया था, क्योंकि जर्मनी को इसमें साथ नहीं लिया गया था, कि इसकी दुश्मनी यहीं से बनना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा फ्रांस और रशिया आपस में दुश्मन थे, फिर भी उन्होंने फ्रांस के साथ जो है अलाई करना स्टार्ट कर दिया। फ्रांस और रूस के मामले में भी जब रूस ने देखा कि चीन में जो है चीन की जो उस समय की जो चीन के जो हालत थे उस समय बहुत अच्छे नहीं थे, तो चीन में रूस अपना नजर गड़ा के रखा हुआ था कि शायद उसको मौका मिल जाए। वो फ्रांस का साथ चाहता था, तो इस वजह से इन्होंने अपने आप को एक त्रिपक्षीय संधि में इन्होंने जोड़ लिया। यानी इसमें जो सबसे बड़ी बात जिसे मित्र राष्ट्र कहते हैं, ये बाद में मित्र राष्ट्र बने। इन मित्र राष्ट्र में क्या थे, पहला सबसे पहले आपका इसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया। यानी ये जो है ये आप मित्र राष्ट्र कहलाए। मित्र राष्ट्र इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे पे भरोसा करने लग गए थे, और इधर जर्मनी अकेला पड़ गया था। जर्मनी का साथ दिया उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन, यानी उस समय ये ऑस्ट्रेलिया और हंगरी आज जो है वो एक पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग देश है, लेकिन उस समय एक अलग साम्राज्य था। तो यहाँ पे जो डिजाइन बनता था वो इस प्रकार बनता था कि यानी जर्मनी यहाँ पे बीच में अकेला पड़ गया था, तो उसको एक देश चाहिए था जो उसका साथ दे। हालांकि ये तीनों साम्राज्य थे, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक नहीं थे। यहाँ पे तीनों जगह जो है वो भाई रूल कर रहे थे। ये भी आपको बड़ी हैरानी होगी, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, जर्मन और रशिया, यहाँ पे तीनों जो थे कजन ब्रदर थे। कजन ब्रदर क्या है कि वो वहां पे इंग्लैंड की जो महारानी थी, जो क्वीन विक्टोरिया, उनके बेटों के बेटे यहाँ पे रूल कर रहे थे। जैसे इंग्लैंड में उस समय, ब्रिटेन में जो 1914 में जो है जॉर्ज फिफ्थ यहाँ पे रूल कर रहे थे। जर्मन में यहाँ पे विलियम काइजर रूल कर रहे थे, और रशिया में जो है जार निकोलस II रूल कर रहे थे। ये तीनों कजिन ब्रदर थे, यानी एक तरह से चाचा के लड़के थे आपस में, और इन तीनों कहीं आपस में थोड़ी दुश्मनी भी थी। यहाँ पे विलियम काइजर और यहाँ पर जो है जार निकोलस II और जॉर्ज जो है काफी अच्छे उनके दोस्ताना संबंध भी थे। वो आपस में कई बार मिलते थे, आपस में कई बार चिट्ठियां एक्सचेंज करते थे, और आपस में छुट्टी स्पेंड करते थे। तो जॉर्ज फिफ्थ और जार निकोलस की कहीं ना कहीं अच्छी दोस्ती थी। जर्मन का जो उनका तीसरा भाई था, जर्मन का जो किंग था विलियम, वो उनसे काफी उनकी ज्यादा बनती नहीं थी, और ये कभी कभार ही किसी फंक्शन में जाया करते थे। हालांकि जॉर्ज फिफ्थ और जार निकोलस आपस में कई बार मिलते थे, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे अलायंस बन चुका था कि किस तरीके से जर्मन को रोका जाए, क्योंकि जर्मन भी अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन एक बात और खास बात ध्यान में देना चाहिए कि कोई भी देश इसमें से ये नहीं चाहता था कि वो एकदम शक्तिशाली बन जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है जर्मन का साथ दिया ऑस्ट्रो हंगेरियन। यहाँ पर जो है किंग फ्रैंक जोसेफ रूल कर रहे थे यहाँ पर, जो कि कॉमनली ऑस्ट्रिया और हंगरिया के दोनों के एक तरह से रूलर थे, ये जो एम्पायर थे। और लगभग जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो साम्राज्य था उसमें कहीं लगभग यहाँ पे बोस्निया हर्जेगोविना, ये आज अलग है, रोमानिया और स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, ये सारे के सारे हिस्से जो थे वो ऑस्ट्रिया और हंगेरियन किंग के कंट्रोल में आता था। ये आज एक आपको अलग देश दिख रहा है, लेकिन उस समय लगभग ये सारा का सारा जो हिस्सा है वो ऑस्ट्रिया हंगेरी के कंट्रोल में आता था। और ये मैंने आपको इसलिए लिखा है कि यहाँ पे देखोगे कि कई सारे ये एथनिक्स हैं। आज ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट देश हैं, लेकिन ये उस समय साम्राज्य का हिस्सा होने के बावजूद इनमें एक एथनिसिटी थी। एथनिसिटी मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जो देश हैं उस समय उनका कल्चर अलग था, उनकी भाषा अलग थी, और उनका जो नेशनलिज्म है वो अलग था। तो यहाँ पे स्लोवाकिया के लोग रहते थे, यहाँ पे रोमानिया के लोग हैं, यहाँ पे सर्बिया हैं, बोस्नियन हर्जेगोविना के जो लोग हैं ये लोग हैं। तो इन सब की जो एथनिसिटी वो थी और यह भाषा जी थी वो अलग अलग थी, लेकिन फिर भी ये ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में रहते थे।
तो यहाँ पे हमें देखना, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 4 बड़े साम्राज्य थे और एक और साम्राज्य था, उसके अलावा एक और साम्राज्य था जिसको कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य लगभग जिसे कहते हैं हम यहाँ पर टर्की के कंट्रोल में था। टर्की का जो कंट्रोल था लगभग वो आपका ईस्टर्न यूरोप के तरफ और कई सारे अरब देशों के ऊपर उसका कंट्रोल था ऑटोमन एम्पायर का। हालांकि यहाँ पर एक बाल्कन नेशंस भी है, बाल्कन जो क्षेत्र है उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करा था, जिसके वजह से यहाँ पर ये 4 बाल्कन देश आते हैं। बाल्कन जो देश हैं वो जिसमें सर्बिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, ये सारे के सारे जो देश हैं ये बाल्कन क्षेत्र में आते हैं। तो इन्होंने टर्की को जो है, जब टर्की की हालत खराब हो गई थी, जब इन्होंने मिलकर के ऑटोमन टर्की को हराया था और इसके बाद से ही यहाँ पर जो है आपस में इनके भी विवाद उत्पन्न हो गया। यानी कि बाल्कन का जो क्षेत्र था वो जिसमें सर्बिया, ग्रीस और बुल्गारिया ये देश आते थे और मैकेडोनिया ये देश आते थे। हालांकि सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी की आपस में नहीं बनती थी, कुछ हिस्सा उन्होंने सर्बिया का भी कंट्रोल कर रखा था ऑस्ट्रिया के किंग ने। तो यानी जो ऑस्ट्रिया हंगरी का जो साम्राज्य था वो काफी शक्तिशाली था इस क्षेत्र में। हालांकि सर्बिया भी अपने आप में पावरफुल था लेकिन वो इतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य था। यानी आज ये जो ये अपने आप में एक अलग अलग देश है, लेकिन उस समय ये काफी बड़ा साम्राज्य था ऑस्ट्रिया हंगरी का। इधर इटली भी अपने आप में काफी शक्तिशाली था, जो कि फ्रांस के साथ दुश्मन था, फिर भी वो मित्र राष्ट्र के साथ बाद में जुड़ता है। अभी हम बड़े बड़े साम्राज्य के बारे में समझ सकते हैं। तो ये जो थे काफी बड़े बड़े साम्राज्य थे। पोलैंड जो है उस समय लगभग रशिया के कंट्रोल में था। जर्मनी उस समय, ये जो पूरा हिस्सा है लगभग उस समय रशिया के कंट्रोल में आता था, जिसमें इस्टोनिया, लैटविया, बेलग्रेड, बेलारूस और लगभग पोलैंड तक का हिस्सा जो है वो लगभग इसमें आपका मित्र यानी मित्र राष्ट्र का तक आता था यहाँ पर। ठीक है, ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो रशिया के कंट्रोल में होता था। जो आज यूक्रेन है, बेलारूस है, लिथुआनिया है, लैटविया है, इस्टोनिया है, ये सारा का सारा जो कंट्रोल है वो उस समय रशिया के कंट्रोल में आता था। अब जो सबसे बड़ी बात थी कि ब्रिटेन के पास जो है काफी उनकी जो नेवल जो पावर होती थी, जो उनकी जो शिप की जो पावर होती थी वो काफी स्ट्रांग थी। ब्रिटेन की जो है नेवल पावर काफी स्ट्रांग थी। जर्मन ने भी अपना जो पूरा फोकस है वो इसी वजह से उन्होंने लगा दिया कि हमारे पास भी एक जो हमारी जो सेना है वो उसके पास भी एक बहुत शक्तिशाली नेवल पावर होनी चाहिए। तो जर्मन ने अपना सारा जो फोकस है उन्होंने भी अपना फोकस जो है किस पर बना लिया था, एक एडवांस जर्मन ने भी अपने आप को काफी ज्यादा एडवांस करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट शिप्स वगैरह डेवलप कर लिए थे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे सबमरीन जो एक तरह से उन्होंने सबमरीन को भी डेवलप कर चुके थे, जिसका नाम था यू बोट। वॉर था वो नेवल वॉर भी था। कहीं ना कहीं हर देश अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, खासकर मिलिट्री लेवल पे और जो नेवल लेवल पे उन्होंने अपने आप को एडवांस करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये वॉर कहीं ना कहीं एक तरह से हम देखा जाए तो ज्यादा शस्त्रों की और जो ज्यादा नेवल पावर को गेन करना भी था। जैसे से वो एक तरह से नेवी की शक्ति जैसे से वो गेन करते गए, वैसे वैसे उनका जो इंटरनेशनल रिलेशंस में या जो उस समय के जो शक्ति यानी पावर ऑर्डर में उनका प्रभुत्व या डोमिनेंस बढ़ सकता था। इसी वजह से जर्मन ने भी अपनी नेवल विलियम काइजर थे, उन्होंने काफी ज्यादा अपनी जो नेवल शक्ति यानी नौसेना को उन्होंने सुसज्जित यानी नौसेना को उन्होंने काफी ज्यादा एडवांस करने का उन्होंने ठान लिया था और उन्होंने किया भी। तो फाइनली मैंने यहाँ पर मैप भी बना दिया जिससे और अच्छे से समझने में आसानी हो। यानी फ्रांसिस फ्रैग ड्यूक की हत्या, फ्रांसिस यानी ऑस्ट्रिया के जब राजकुमार की जब हत्या होती है यानी फ्रेंच आर्क ड्यूक की। अब यहाँ पर जो होता क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, होता ये कि यानी ऑस्ट्रिया के होने वाले राजकुमार थे फ्रेंच फर्डिनेंड के जब जो एक ही आर्क ड्यूक थे जो जिनकी हत्या होने के बाद जो है काफी ज्यादा माहौल बिगड़ जाता है। ये हत्या किसने करी थी? ये हत्या करी थी एक सर्ब नेशनलिस्ट ने। सर्ब नेशनलिस्ट का मतलब क्या है कि ऑस्ट्रो हंगेरियन का जो साम्राज्य था, यानी ये जो पूरा साम्राज्य है ऑस्ट्रो हंगेरियन का, ये जो पूरा साम्राज्य था ये कहीं ना कहीं अलग अलग एथनिसिटीज के लोग थे। इवन कुछ हिस्सा जो है सर्बिया का भी उनके कंट्रोल में था, बोस्निया और हर्जेगोविना जो है वो भी उनके कंट्रोल में था। तो इसी वजह से जो है बहुत सारे जो यहाँ के एथनिक्स लोग थे, एथनिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रोएशिया के लोग हैं, यहाँ पे स्लोवाकियन है, यहाँ पे रोमानियन है, यहाँ पे चेक रिपब्लिक है। ये जो लोग हैं इनके अंदर एक फीलिंग थी कि हमें अपना एक राष्ट्रवाद होना चाहिए, हमारे खुद के लोग रूल होने चाहिए, हमारी अपनी भाषा जो है वो राइज होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंस जो था वो
ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का था। तो इसी वजह से जो है सर्बिया काफ़ी नाराज चलता था और यहाँ के लोग में यानी यूथ में एक तरह से एक एग्रेसिव था, यानी किसी तरीके से वो जो है ऑस्ट्रो हंगेरियन से बदला लेना चाहते थे, उससे आज़ाद होना चाहते थे पूरी तरीके से। तो यहाँ का एक नेशनलिस्ट था, काफ़ी उग्र व्यक्ति जो था, उसने क्या करा, उसने प्लानिंग बनाया कि मैं इस जो फ्रेंच आर्क ड्यूक है मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, यानी उसको मार दूंगा। तो इसके लिए वो क्या जाते हैं, उन्हें एक खबर मिलती है कि जो फ्रेंच फर्डिनेंड है, आर्क ड्यूक है, वो यानी बोस्निया की राजधानी सैराजेवो में आ रहे हैं। सैराजेवो एक सिटी है, वहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ पे वो एक पैलेस में आएंगे। तो वो जो है सर्बिया का वो जो उग्र जो व्यक्ति था जिसका नाम था गैब्रिलियो प्रिंसिप, या नाम याद रखे, गैब्रिलियो प्रिंसिप ने जा करके वहाँ पे एक प्लानिंग बिछाई और उसके सामने जैसे ही वो पैलेस में एंटर करते हैं और उसके बाद बाहर जब आते हैं तो फाइनली उन्होंने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। उनकी वाइफ भी उनके साथ थी, सोफी, तो दोनों की उसी समय हत्या हो गई। यानी किसकी, यानी फ्रेंच फर्डिनेंड की वहीं पे जो हत्या हो गई, जो कि ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के होने वाले किंग थे, क्योंकि फ्रेंच जोसेफ थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, 83 ईयर्स के थे और जो है कि कहीं ना कहीं उनका किंग बनना तय था। तो इसी वजह से जो है कि पूरी तरीके से ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ने इसे एक काफ़ी ज़्यादा एक अपने आप पर, अपनी टेरिटरी पे एक बहुत बड़ा हमला माना और उसने सर्बिया पे अटैक करने का प्लानिंग बनाया और उसका साथ दिया जर्मनी। जर्मनी ने कहा ठीक है आप अटैक करिए, हम आपके साथ हैं। जैसे ही ऑस्ट्रो हंगेरियन ने सर्बिया पे अटैक करने का प्लान बनाया, लेकिन उनको डर था कहीं ना कहीं रशिया उनका साथ देगा और ऐसा होना भी था, क्योंकि सर्बिया जो है वो रशिया का एक तरह से अलायंस में थे या दोस्त थे। उन्होंने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के खिलाफ, यानी रशिया ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के खिलाफ, क्योंकि फ्रांस जो है और रशिया जो है वो दोनों दोस्त बन चुके थे, उनकी संधि हो चुकी थी। इसलिए जर्मनी ने भी फ्रांस पे अटैक करने का प्लानिंग बनाया और फ्रांस और रशिया दोनों तरीके से यानी फ्रांस और रशिया दोनों एक विश्व में शामिल हो गए, यानी इस विश्व युद्ध में शामिल हो गए और वो अलायंस का हिस्सा था और वो शामिल हो गए इस वर्ल्ड वॉर में। अगस्त 1914 तक आते थे पूरी तरीके से अब जो है वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले जो अटैक करा था वो ऑस्ट्रिया हंगरी ने बेलग्रेड पे हमला किया, यानी जो कि सर्बिया की राजधानी है वहाँ पे हमला किया और इस तरीके से ऑस्ट्रो हंगेरियन की फोर्सेज है वो आमने सामने डट जाती है। इसी बाद अब सर्बिया की जो दुश्मनी है वो बल्गारिया से भी थी, तो बल्गारिया जो है वो भी किसके साथ टीम में शामिल हो गया, वो भी सेंट्रल पावर में शामिल हो गया। यानी जो रेड मार्क है मैं इसमें इसका मतलब है सेंट्रल पावर, जो सेंट्रल पावर है उसके अंदर वो शामिल हो गया। अब बुल्गारिया का दुश्मन था रोमानिया, तो ये किस में शामिल हो जाएगा, ये शामिल हो गया आपका अलाइड पावर में। तो ये जो ग्रीन वाला जो है वो अलाइड पावर है पूरी तरीके से, ये ग्रीन वाला मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका है अलाइड पावर। तो इस तरीके से ये जो पूरा हिस्सा था, यानी ये जो ग्रीन वाला पूरा हिस्सा था, ये कहीं ना कहीं किसके कंट्रोल में था, ये पूरी तरीके से अलाइड फोर्सेस के कंट्रोल में था। इस पोलैंड तक का हिस्सा जो था वो रशिया के पास था और इस तरफ जो है वो आपका वेस्टर्न फ्रंट था। वेस्टर्न फ्रंट में जो है वो बेल्जियम फ्रांस वाला हिस्सा था, ठीक है, नीदरलैंड वाला हिस्सा था, ये जो था आपका वेस्टर्न फ्रंट है। तो जर्मनी ने देखा कि अब ये फ्रांस भी उसका दुश्मन है, तो यहाँ पे उन्होंने अपने मोर्चे लगा दिए और उसने कहीं ना कहीं ये जो बेल्जियम था, बेल्जियम उस समय न्यूट्रल था, बेल्जियम पूरी तरीके से न्यूट्रल था और वो वॉर में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन जर्मन ने सोचा कि मुझे इस पे अटैक करना चाहिए। इस पे अटैक जैसे ही उन्होंने करा, क्योंकि वो चाहते कि अगर हम बेल्जियम को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो फ्रांस को जीतना, क्योंकि यहाँ पे पेरिस भी है तो पेरिस तक पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। तो पेरिस पे जैसे ही कंट्रोल होगा तो जाहिर सी बात है राजधानी पे जब कंट्रोल होता है किसी भी देश का, किसी भी साम्राज्य का, तो वो पूरी तरीके से उसके अधीन आ जाता है। तो वो पेरिस पे कंट्रोल करने के लिए बेल्जियम पे अटैक करते हैं। बेल्जियम पे जैसे ही अटैक करते हैं तो ब्रिटिश भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी, क्योंकि बेल्जियम जो था वो न्यूट्रल था और बेल्जियम को बचाने का वादा जो है वो ब्रिटेन ने कर रखा था। फाइनली क्या है कि ब्रिटेन भी अब वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है, किसके अगेंस्ट में, सेंट्रल पावर यानी एक तरह से जो केंद्रीय शक्तियां थी उसके अगेंस्ट में। इस तरीके से पूरी तरीके से अब ये जो ब्रिटेन है वो भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया वर्ल्ड वॉर में, ये भी ग्रीन से मार्क हो गया। और जैसे ही बेल्जियम पे अटैक किया तो ये भी किसी का दोस्त, ये किसका दोस्त हो जाएगा, ये भी आपका यानी मित्र राष्ट्र का, यानी अलाइड पावर का ये भी हिस्सेदारी में आ गया। तो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से यहाँ पर मोर्चा बन चुका था। ये ईस्टर्न फ्रंट था, ये वेस्टर्न फ्रंट था। यहां पे बहुत सारे सेंटर्स थे। शैंपेन एक जगह नाम है वो यहां पे था, येप्रिस एक जगह नाम है, वर्डान एक जगह नाम है। इस तरीके से यहां पर कई सालों तक कई बैटल्स लड़े गए।
यानी अब लगभग 4 सालों तक ये यहाँ पे डटे रहेंगे। इन्होंने क्या करा, पूरे यूरोप को जो है वो ट्रेंच में, यानी एक तरह से 2-2 मीटर की खाइयों में या बड़े बड़े नालों में खोद दिया। इसके अंदर वो सैनिक छुपते थे। इसको ट्रेंच वॉरफेयर भी कहते हैं। ट्रेंच वॉरफेयर का मतलब क्या है, इन्होंने पूरी तरीके से यहां पर एक ट्रेंच खोद दी। ट्रेंच जैसे ये पूरे का तरीके से इन्होंने पूरी खाइयां खोद दी, और ये जो खाइयां थी ये बहुत ज्यादा बड़ी थी, यानी लगभग ये आपका कह सकते हैं कि इंग्लिश चैनल, यहाँ पे जो इंग्लिश चैनल जो समुद्र है वहां से लेकर लगभग स्विट्जरलैंड तक इन्होंने पूरी तरीके से एक खाइया पूरी खोद रखी थी। इसका मकसद ये था कि इसमें छुप करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करें। इधर इन्होंने भी पूरी तरीके से जो आपका वेस्टर्न फ्रंट था, यानी मित्र राष्ट्र, इन्होंने भी पूरी तरीके से ट्रेंचेस खोद रखे थे। इसमें बनाऊंगा तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ट्रेंचेस का जो था पूरी तरीके से दोनों तरफ से खोद दिए गए थे। इधर भी ट्रेंचेस थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो ट्रेंच वॉरफेयर था, इसका मतलब क्या था कि इसके अंदर बहुत सारे लोग बहुत सालों तक लड़ते रहे। तो ये बैटलफील्ड जो था लगभग 4 सालों तक, और हर बैटलफील्ड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भयानक तरीके से बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें कई सारे हर साल बहुत सारी कैजुअलिटीज़, यानी 4 सालों में बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती थी। जैसे मैंने आपको बताया येप्रीज है, शैम्पेन है, इसके अलावा वर्डान है। वर्डान का बहुत भयंकर तरीके से युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे सेंट्रल्स पॉइंट बने हुए थे जहां पर वो बैटल करते थे आपस में। कभी ये कुछ माइल्स आगे बढ़ते थे, कभी वो कुछ माइल्स आगे बढ़ते थे, और ये दोनों की दोनों सेनाएं जो हैं ये आपका वेस्टर्न फ्रंट पे डटे रहते हैं। इधर से इनकी मदद के लिए ब्रिटेन की सेना भी एंटर कर जाती, क्योंकि इनको आने में इंग्लिश चैनल जो है यहाँ पे पूरा समुद्र था, ये पूरा जो है आपका समुद्र है, तो इनको यहाँ पर आने में काफ़ी समय लगता, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर पहुँचते हैं और एक तरह से ये भी मोर्चा संभाल लेते हैं वेस्टर्न फ्रंट का। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इवन जो ब्रिटेन के पास जो थी काफ़ी सारी कॉलोनियल जो कॉलोनियल यानी जो कॉलोनीज बनी थी, उनकी जो सेनाएं थी वो भी आ गई थी। जैसे मिस्र से, अफ्रीका से, इंडिया से भी बहुत सारे सैनिक ब्रिटेन की सेना में शामिल होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि कई सारे जो इंडिया गेट बना हुआ है उसमें बहुत सारे इंडियन सैनिक्स भी मारे जाते हैं। इंडियन जो सोल्जर्स थे वो मारे जाते हैं। वो इसी वजह से मारे जाते हैं कि वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ने गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उनका नाम ही इंडिया गेट पे लिखा गया है, जो शहीद हुए थे इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो कई सारे जो भारतीय सैनिक हैं वो भी ब्रिटेन की तरफ से लड़ने गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इधर जो है पहले शुरुआत में इटली जो था फ्रांस से नाराज था, जर्मनी के साथ हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन के साथ हो गया वो, ठीक है, कंप्रोमाइज कर लिया। लेकिन धीरे धीरे देखा कि जब ये जो ऑस्ट्रो हंगेरियन जो ऑस्ट्रो हंगेरियन जो साम्राज्य है वो बढ़ता जा रहा है, फाइनली उन्होंने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसके खिलाफ? सेंट्रल पावर के खिलाफ। और ये भी क्या बन गई? ये भी बन गया आपके मित्र राष्ट्र, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र का पलड़ा धीरे धीरे करके भारी होता जाता है। ये पूरी तरीके से बन गया आपका मित्र राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर इटली की सेनाएं डट गई। तो इस मोर्चे पे देखो इटली की सेनाएं आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये सारा का सारा जो था सर्बिया, मैकेडोनिया, ग्रीस, ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये भी किसके अंडर में आ गया? ये आ गया आपका मित्र राष्ट्रों के कंट्रोल में। तो यानी मित्र राष्ट्र इधर से पूरा घेर रखा था, ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो मित्र राष्ट्र के कंट्रोल में था। इधर से जो है ये पूरा समुद्र है आपका। फाइनली यहाँ पर जो ऑटोमन साम्राज्य था ये तो सेंट्रल पावर के साथ हो गया था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक शर्मिकिश शहर है, यहाँ पर शर्मिकिश जो है टर्की के पास है। तो यहाँ पर जो है ब्रिटेन की सेना जाती है, ये पूरा समुद्र है, यहाँ पे नेवल जो है पूरी तरीके से वॉरफेयर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये पूरा समुद्र है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एक तरह से उनका नेवल जो है टर्की की फोर्सेस और ब्रिटेन की फोर्सेस यहाँ पर डट जाती है इस हिस्से में, ठीक है। इधर टर्की का दूसरा हिस्सा जो है वो रशिया के साथ मिलता था, यानी बाल्कन ब्लैक सी के आसपास जो है वो टर्की की दूसरी सेना यहाँ पर दूसरे मोर्चे पे चली जाती है और जो है वो रशियन फोर्स से टकराती है, ठीक है। यहाँ पे अर्मेनिया भी है। अर्मेनिया जो था इस समय क्रिश्चियंस लोग थे और टर्की जो है एक मुस्लिम देश है। तो जो अर्मेनिया के लोग थे वो क्रिश्चियन थे और वो काफ़ी ज़्यादा माइनॉरिटी में थे। तो टर्की ने बहुत ही क्रूरता के साथ अर्मेनियंस का नरसंहार किया, यानी एक तरह से जेनोसाइड किया। इसके अंदर उन्होंने को औरतों को, बच्चों को मारा गया, उनके ब्रेस्ट तक काट दिए गए। ये वर्ल्ड वॉर में आम थी, कई बार महिलाओं और बच्चों को मार दिया जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था। तो कई सारे लाखों अर्मेनियंस को मारा गया। उनको एक तरह से जो सीरिया का जो डेजर्ट है वहाँ पर उनको भगाया गया और कई सारे जो अर्मेनियन लोग हैं वो
भूख के मारे उस डेजर्ट में मर गए, कई लोग जो उसके कब्जे में आ गए, टर्की फोर्सेस के कब्जों में, तो उनको मार दिया गया। तो बहुत व्यापक तरीके से अर्मेनियन लोगों को मारा गया, औरतों बच्चों बूढ़ों सबको मारा गया, और लगभग 1 मिलियन लोगों को वहां पे एक तरह से वो नरसंहार का हिस्सा बने। तो ये जो बर्बरता थी ये पूरे ह्यूमैनिटीज को हिलाकर रख दिया गया था। तो बाकी मित्र राष्ट्र भी और भी ज़्यादा एक बहुत एग्रेसिव हो गए थे और कहा था कि ये जो है एक तरह से ह्यूमैनिटी के खिलाफ यानी मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा बर्बर एक हत्याकांड है, नरसंहार है। तो इसकी भर्त्सना करी गई थी, आलोचना करी गई थी टर्की की यानी ऑटोमन साम्राज्य की। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि पूरी तरीके से ये जो टर्की जो था वो 2 हिस्सों पे लड़ रहा था। एक तरफ ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था, इधर रशिया के साथ लड़ रहा था। इवन वो मिस्र में जो है वो ब्रिटेन की फोर्सेस वहां पे थी और टर्की की फोर्सेस थी। तो इस तरीके से ऑटोमन साम्राज्य भी जो है, ऑटोमन साम्राज्य यानी टर्की जो है वो भी पूरी तरीके से घिरा हुआ था मित्र राष्ट्र के फोर्सेस से। धीरे धीरे जो है वॉर जो है काफ़ी अपनी इंटेंस होने लग गई और ये हर साल यानी मैंने बताया कि इसमें 2014 सॉरी इसके अंदर 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 यानी ये जो काल था काफ़ी भयानक था और हर पूरी जो सेना थी वो डटी हुई थी। मैंने आपको बताया इसके अंदर वो हर तरह का जो है जो वॉरफेयर में, क्योंकि इस समय कोई मानवता का कोई इनके अंदर कोई भी अब गुण रह नहीं गया था, पूरी तरीके से जानवर बन चुके थे और जिस तरीके से जितना हो सके मारो, दुश्मन कंट्री को मारो, ये उनका मकसद था। इसी वजह से इन्होंने पहली बार जर्मन सेनाओं ने जो है केमिकल्स वेपन्स को यानी एक तरह से जो केमिकल्स वेपन्स होते हैं, खतरनाक गैसेस होते हैं, पॉइजन गैसेस होते हैं, उनका यूज करना स्टार्ट करा। उन्होंने जो अपनी एयरफोर्स है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बॉम्बिंग करना स्टार्ट करा। धीरे धीरे जो ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने भी इस तरह का जो हथियार है उपयोग करना स्टार्ट करा। तो एक तरह से इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केमिकल्स वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स तो बहुत भयानक तरीके से यूज किया गया, बहुत सारे लोग मारे गए। धीरे धीरे जो है जो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती गई वॉर की और बहुत सारी कैजुअलिटीज, लगभग दोनों तरफ से लाखों लोग हर वॉर में मरते गए। इधर से भी कई लाख लोग यानी 4 लाख 5 लाख लोग मरते एक बैटल में, इधर से भी 4-5 लाख लोग मरते, कभी 3 लाख लोग मरते, कभी 1 लाख लोग मरते। तो हर दिन जो है यानी हर जो बैटल में जो है बहुत सारे लोग मारे गए। इवन जो है कई लोग जो भूख से मर गए, कई लोग ठंड से मर गए, क्योंकि इस तरफ जो है रशिया की तरफ साइबेरिया था और रशियन की फोर्स धीरे धीरे हारने लग गई थी। जब रशियन की फोर्स धीरे धीरे हारने लग गई तो जार निकोलस के ऊपर जो है वहां के कंट्री लोगों ने दबाव डालने लग गए कि उनकी वजह से वो वॉर हार रहे हैं। इवन इसके अलावा जो समाजवादी यानी जो कम्युनिस्ट जो लोग थे वो भी सरकार पे दबाव डाल रहे थे, वो भी जो है राजशाही पे, राजतंत्र पे दबाव डाल रहे थे कि उनको वॉर से विड्रॉल करना चाहिए। और फाइनली 1917 तक आते आते जो है रशिया ने वॉर से विड्रॉल कर लिया, क्योंकि वहाँ पे बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो चुका था और जार निकोलस जो है वो भाग करके एक तरह से भाग करके जंगल में छिप जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसको भी वहाँ के लोगों ने फिर फाइनली जो है जार निकोलस और उनके जो बच्चे थे उनको मार दिया गया। तो रशिया पूरी तरीके से वॉर से अलग हो गया 1917 तक। लेकिन यहाँ पर एक और वॉर स्टार्ट हो गया था, वो था आपका नेवल वॉर, यानी जो नेवी की तरफ से जो वॉर था। अब जर्मन की जो एक बहुत खास बोट थी वो थी यू बोट जो थी वो एक सबमरीन थी, यानी एक तरह से सबमरीन थी, यानी जो कि पानी के अंदर से जो है मिसाइल दागती थी। और ये जो है यहाँ पे बहुत सारा जो हिस्सा है, इंग्लिश चैनल का जो पूरा हिस्सा है वो किसके कंट्रोल में था? ब्रिटेन के कंट्रोल में था। लेकिन यू बोट की वजह से उन्होंने पूरी तरीके से बहुत सारे ब्रिटेन के जहाज़ों को डुबोया था, जिसकी वजह से कई बार उनको खाने पीने की जो रसद की जो सामग्री है वो इंग्लैंड तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो कई बार जो है अमेरिका से जो है जो जहाज जाते थे कई बार ब्रिटेन की तरफ, तो उसको भी उन्होंने निशाना बनाया और उसमें कई बार अमेरिकन नागरिक भी मारे गए। इसी की वजह से वुडरो विल्सन पे दबाव बन रहा था कि वहां की जनता जो है ब्रिटेन का साथ दे और मित्र राष्ट्र का साथ दे और एक तरह से वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाए। फाइनली 1-2 बार और अटैक करता है और इसके बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाता है 1917 में, और उसकी सेनाएं जो है बहुत बड़े पैमाने पर फ्रांस तक आती है। उनको आने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन अभी भी कैजुअलिटी जो है डे बाय डे जो है बढ़ती जा रही थी। 1917 तक जैसे वहाँ पे सेना पहुँचती है, धीरे धीरे जो है मित्र राष्ट्र है उसकी पावर फिर से बढ़ने लगती है। अमेरिका की सेना फ्रेश सेना थी और कई सारे मिलियंस में वो लोग आते हैं और जर्मन पे फिर से दबाव बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इधर जो है टर्की की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है, क्योंकि उन्होंने अरब का जो साम्राज्य था वो वहाँ पे राइज हो जाता है और धीरे धीरे टर्की जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। फाइनली ब्रिटेन का कंट्रोल
भी बहुत बड़े पैमाने पे एक तरह से टर्की पे हो जाता है। फाइनली टर्की वर्ल्ड वॉर से विड्रॉल हो जाता है, यानी अब सिर्फ जर्मन रह गया था और ऑस्ट्रो हंगेरियन रह गए थे, ठीक है। फाइनली 1918 तक आते आते धीरे धीरे पूरी तरीके से जर्मन की सेनाएं थक चुकी थी, वहां के लोग भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और जब बहुत सारे लोग मारे गए थे, खासकर इसमें मैंने बताया कि इसमें युवाओं को शामिल किया गया था। इसके अंदर 20 से लेकर 48 साल तक के जितने युवा थे, हर देश के लोग ने उसमें एक बहुत ज़बरदस्ती भी उनको शामिल किया गया। और जब ये लोग वहाँ पर यूरोप में युवाओं की कमी होने लग गई थी, क्योंकि फैक्ट्री में जो थे औरतें और बच्चे लोग काम कर रहे थे। फाइनली विलियम काइजर जो है वो छोड़ करके अपना हॉलैंड भाग गया और वहाँ पर जाकर के अपना वो टाइम स्पेंड करने लग गया। और इस तरीके से जो है जर्मन भी पूरी तरीके से धीरे धीरे हार जाती है और वो अपनी वो हार स्वीकार कर लेती है और वर्ल्ड वॉर जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। मित्र राष्ट्र की विजय होती है। मित्र राष्ट्र की विजय होने का जो मेन कारण था वो यही था कि जब अमेरिका की फ्रेश जो फोर्सेस आती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी और वो फ्रेश जो फोर्सेस आती है वो उन पे भारी पड़ती है अमेरिका जर्मन फोर्सेस पे। जर्मन फोर्स ने काफ़ी 1917 तक वो काफ़ी एडवांस में थे, जीतने के बहुत करीब थे, लेकिन उनकी सेनाएं जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे जब अमेरिका की सेना आती है तो वो इतना कमज़ोर हो चुके होते हैं कि वो अब लड़ने के काबिल नहीं होते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर भगदड़ मच जाती है। क्योंकि वो 4 सालों तक कई सेनाएं जो हैं इस ट्रेंचेस में फंसे हुए थे। इस ट्रेंचेस का जो हाल था, अगर आप कभी देखोगे वीडियोस में, तो ट्रेंचेस में एक तरह से पूरी दलदल नुमा एक तरह से बन जाता था, क्योंकि जब बारिश आती थी तो सारे नदियों का पानी जो है उन ट्रेंचेस में भर जाता था। उस ट्रेंचेस में चलने की जो है हालत नहीं होती थी और उस हालत में वो वहाँ पर रहते थे। 4 साल तक उन्होंने वहाँ पर स्ट्रगल करा। बहुत सारे लोग जो हैं चूहों के वजह से मारे गए, बीमारी से मारे गए, ठंड से मारे गए, भूख से मारे गए। इसके अलावा कई जानवरों के वो जैसे चूहों के जैसे जो उनके कान वगैरह खा जाते थे, नाक वगैरह खा जाते थे। तो ये ऐसी भयानक और दर्दनाक जो मौतें हो रही थी, जिसकी वजह से यूरोप में बहुत ज़्यादा टेंस बढ़ने लग गया था। इवन जितने 20 मिलियन लोग मारे गए पूरी तरीके से और इतने ही मिलियन लगभग घायल हुए, तो ये यूरोप के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी और एक वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि अब कोई वॉर नहीं होना चाहिए वर्ल्ड में। लेकिन ये रुकने वाले कहाँ थे? सब सिर्फ 20 वर्षों तक के लिए रुके और दोबारा 1939 में जब हिटलर का राइज होता है फिर से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। क्योंकि उन्होंने वुड्रो विल्सन के जो 14 पॉइंट थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, जो उन्होंने कहा था कि अब शांति से जो है बिल्कुल हमें करनी चाहिए, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल था उसके अंदर में उन्होंने जर्मन पे बहुत बुरी तरीके से और जो जर्मन पे बुरी तरीके से उसको एक तरह से पंगु बना दिया था। पूरी तरीके से उन पे बहुत सारा ब्लेम लगाया गया था, उस पर बहुत सारी उनकी टेरिटरी छीन ली गई थी। एक तरह से बदले की भावना से वो काम किया गया था, ना कि शांति बनाने के लिए वो संधि हुई थी। तो हम देखें ये तो हम समझ सकते हैं कि जो है वर्ल्ड वॉर जो है कई मोर्चों पे लड़ा गया था। ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड वॉर सिर्फ कुछ महीनों में खत्म हो गया, 4 साल तक और धीरे धीरे हर मोर्चों पे सेनाएं डटी हुई थी। तो इसके वजह से ये वॉर जो है वो 4 सालों तक चलता है और अब तक का सबसे भयंकर वॉर था। इसके बाद एक और वॉर होना बाकी है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है, खासकर यूरोप जो है वो पूरी तरीके से इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, इस वर्ल्ड वॉर की वजह से मानवता का सबसे बड़ा वॉर वो करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्योंकि ये जो वॉर की जो वीडियोस हैं वो काफ़ी बड़ी हो सकती हैं, इसको हम सेपरेट वीडियोस में कभी कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस किस तरीके से हर जो बैटल पे, हर बैटल फील्ड पे किस तरीके से इन्होंने लड़ाई करी थी, इनकी क्या क्या हालत हो गई थी। तो वो आपको किसी सेपरेट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।